We are talking about our new topic known as electricity. अच्छा जी, इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें हम मूविंग चार्ज के हवाले से बात करेंगे. चार्ज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में ज्यादा बेहतर तरीके से, लेकिन मैं बताता हुआ चलता हूँ. चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल है बेटा. ये एक अनडिफाइंड क्वांटिटी है, रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, यूनिट होता है कूलम्स. चार्ज के हवाले से हमेशा एक बात याद रखें, चार्ज को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चार्ज हमारे पास है एक अदद पेरेंट क्वांटिटी. पेरेंट क्वांटिटी का मतलब दुनिया में जब भी कोई चीज बनती है, अगर वो मैटर है तो उसके अंदर चार्ज होता है, चाहे वो बैलेंस्ड हो चाहे वो अनबैलेंस्ड हो, लेकिन वो चार्ज होता है. और ये चार्ज जो है बेसिकली बनता है इस पार्टिकल की वजह से जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन. ठीक है. खैर, चार्ज जब मूव करता है तो बन जाता है करंट. करंट का सिंबल होता है आई, और करंट की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ये आपके पास एक कंडक्टर है बेटा. ये हैं खाली शेल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. यहां से मैंने दे दिया नेगेटिव और यहां से मैंने दे दिया पॉजिटिव, यानी कि मैंने इसको बेसिकली कनेक्ट कर दिया है एक अदद बैटरी से. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा. ये एक इलेक्ट्रॉन आया, इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारी, ये इलेक्ट्रॉन आगे चला गया. फिर एक और इलेक्ट्रॉन आया, उसने इसको टक्कर मारी, इसने इसको टक्कर मारी, आगे चला गया. फिर एक और आया, इसने इसको टक्कर मारी, इसने इसको मारी, इसने इसको मारी, और फिर ये वापस आ गया. तो इसका मतलब पता ही चला कि एक सेकंड के अंदर एक कोलिजन हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन पास हो जाता है. तो पता चला यहाँ पर जो करंट है वो है 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड. यहाँ पे जो करंट होगा वो क्या होगा, 1 एम्पियर. ठीक है. करंट को लिखने का तरीका होता है, रेट का मतलब डिवाइड में टाइम आएगा, किसका रेट है, चार्ज का, तो ऊपर आ जाएगा क्यू. अब करंट बन जाएगा क्यू अपॉन टी. कितनी देर में कितना चार्ज फ्लो कर जाता है, दिस इज नोन एज दी करंट, और यूनिट बन जाता है कूलम पर सेकंड, नोन एज एम्पियर. ठीक है. अब देखिए, करंट का टाइम से इनवर्स रिलेशन है. यहाँ पे इतना ज्यादा टाइम है और इतना करंट है, तो करंट 1 आ रहा है. लेकिन यहाँ पे इतना ही करंट है लेकिन टाइम बहुत कम है, तो अब इसका मतलब बहुत छोटे से टाइम में बहुत करंट चार्ज फ्लो कर जाता है, तो करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा. ठीक बात है. तो उस तरीके से होता है. खैर, अब करंट पे ही बात हो रही है तो मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ. ये बेटा एक कंडक्टर है. ठीक है. अच्छा, इस कंडक्टर पे मैंने अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी, कोई बैटरी अप्लाई नहीं करी, लेकिन फिर भी जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली अपनी अपनी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद सम वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं थर्मल वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव दे दूं तो अब क्या होगा, ये देखें. ये इलेक्ट्रॉन जाना यहाँ जा रहा था, लेकिन जैसे ये पॉजिटिव आया तो उसने अपने पाथ को यहाँ से यहाँ तक चेंज कर दिया, इसकी तरफ मुड़ गया. और ये जो वेलोसिटी इसके पास आई, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा था, फिर इसने अपने आप को यहाँ से यहाँ तक चेंज कर दिया, ये चेंज आया इसके अंदर. ये तो इसी तरफ जा रहा था खैर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा था. जब इससे पॉजिटिव चार्ज आया तो उसने अपने आप को थोड़ा सा टिल्ट किया, ये यहाँ से इस तरफ हो गया और ये चेंज आया इसके अंदर. तो ये जो अभी जो मैंने एरोज मार्क करें, ये कहलाते हैं बेसिकली कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसका मतलब पता ही चला, बैटरी ना हो तब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है हीट एनर्जी की मदद से, जो उसकी एनवायरमेंट से वो एब्जॉर्ब करते हैं, और बैटरी हो तो वो मूव करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से. लेकिन हमेशा एक बात याद रखें बेटा, ड्रिफ्ट और थर्मल में एक रिलेशन होता है, थर्मल हमेशा ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ड्रिफ्ट. ठीक बात है बेटा. ड्रिफ्ट और थर्मल में एक रिलेशन होता है, थर्मल हमेशा ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ड्रिफ्ट. ठीक बात है. तो ड्रिफ्ट की वैल्यू एक्सपोनेंशियल -3 -2 में होती है, लेकिन थर्मल की वैल्यू जो है 2 और 3 में होती है एक्सपोनेंशियल. तो इतना फर्क होता है. ठीक है. आप देख भी सकते हैं थर्मल के एरोज जो है ज्यादा है, लेकिन ड्रिफ्ट के बहुत छोटे छोटे से. ठीक है जी. तो ये हमारे पास जो है काम होता है. खैर, अब ये कंडक्टर दोबारा समझते हैं. अभी जो मैंने आपको डायग्राम समझाई थी उसमें ये पार्टिकल्स थे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते थे. अब सोचने समझने की बात ये है कि जब इलेक्ट्रॉन आके इससे टकराता है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के इधर जाता है. तो ये जगह पहले फिलअप थी, ये खाली थी, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन गया तो फिर ये फिलअप हो गई, ये खाली हो गई. फिर जब ये और आगे जाएगा तो ये फिलअप होगी, ये खाली हो जाएगी. तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन आगे जाते जा रहे हैं और जो होल्स हैं, खाली जगह है, वो पीछे जाती जा रही है. फिर जब ये और आगे जाएगा तो ये फिलअप होगी, ये खाली हो जाएगी. तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन आगे जाते जा रहे हैं और जो होल्स हैं, खाली जगह है, वो पीछे जाती जा रही है. ऐसा है. तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है माइनस से प्लस की तरफ, लेकिन होल्स की मूवमेंट है प्लस से माइनस की तरफ. ठीक है. अब अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो को देखें और होल्स के फ्लो को देखें तो इक्वल है. 2 इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं, 2 होल्स पीछे आते हैं. 10 आगे जाएंगे तो 10 होल्स पीछे आएंगे. ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक ड्रिप की बॉटल है, उसमें जितने हवा के बबल्स नीचे आते हैं उतने पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो हवा के बबल्स ऊपर जाते हैं, उतने ही मेडिसिन के ड्रॉपलेट्स नीचे आते हैं. ड्रिप में यही होता है ना. जो डिस्पेंसर होता है
उसमें अगर आप देखें कि जितना पानी आप नीचे से एक्सट्रैक्ट करते हैं उतना ही हवा का अमाउंट जो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, ऐसा होता है। तो इसी तरीके से आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स आगे जाते हैं उतने होल्स पीछे आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास फ्लो करते हैं अवे फ्रॉम नेगेटिव एंड टुवर्ड्स पॉजिटिव, होल्स फ्लो करते हैं अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव। नेगेटिव को बेटा कंसिडर करते हैं लो पोटेंशियल पे, लेकिन पॉजिटिव को कंसिडर करते हैं जी हाई पोटेंशियल पे। अगर आप जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हैं तो ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, बट इफ यू आर लुकिंग एट द फ्लो ऑफ होल्स दैट दिस विल बी नोन एज कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट जाता है माइनस से प्लस पे, कन्वेंशनल करंट जाता है प्लस से माइनस पे, ठीक है। तो माइनस है लो पोटेंशियल पे, प्लस है हाई पोटेंशियल पे, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, वेयर एज कन्वेंशनल करंट विच इज होल्स फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, ठीक है। तो ये है जी पूरा टॉपिक। तो आप लोग जो है पहले इसको देखें ताकि आपको ये सारी ठीक है। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है जी रेजिस्टेंस। यहां से जी चैप्टर शुरू होता है। ये कंडक्टर है। अच्छा, ये जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं दीज आर एटम्स, वाइब्रेटिंग एटम्स। मैंने यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगाया, ये इलेक्ट्रॉन एंटर हो गया जी, यहां से आप देख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भाग रहा है। पता चला यहां तक तो कोई मसला नहीं था, लेकिन यहाँ पे आके उससे टकराया, नीचे की तरफ हुआ, लेकिन फिर आगे चला गया। तो जब वो यहाँ पे टकराया तो उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस किया, किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। ऐसी वजह फ्रिक्शन हुई इसके दरमियान। अब जब ये काइनेटिक एनर्जी लगातार लॉस होती जाएगी तो फ्रिक्शन जनरेट होती जाएगी और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। इसी वजह से आप किसी भी अच्छी से छोटी डिवाइस से भी करंट पास करें, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। और इसी कोलिजन की वजह से ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद वाइब्रेटिंग एटम जनरेट होती है रेजिस्टेंस, जो कि रिप्रेजेंट की जाती है आर से। नाम होता है, डेफिनेशन होती है इसकी अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। क्रिएट करते हैं रेजिस्टर के अंदर और यूनिट होता है ओम। सी नॉर्मल सी बातें हैं हमारे पास, ठीक है। खैर, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट। अच्छा, कहने का मकसद कुछ ये है मेरा, जब कोलिजन नहीं होता, रेजिस्टेंस नहीं होती, तब भी तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है। इसका जो ट्रेवलिंग टाइम है ना विदाउट मेकिंग एनी कोलिजन, एक खास नाम से आना था, इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और ये नॉर्मल टाइम के बरक्स रिप्रेजेंट किया जाता है टॉ से, ठीक है। तो जब कोई कोलिजन ना हो तो उस वक्त जो टाइम होता है जी उसका, तो वो कहलाता है बेसिकली रिलैक्सेशन टाइम। अब कहने का मकसद ये, रेजिस्टेंस से जब इलेक्ट्रॉन सफर करता है, रुकता है, काइनेटिक एनर्जी को वेस्ट करता है, तो उसकी फोर्स को या एक्सेलरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको समझने की बात है, वो आप समझ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम पढ़ के आते हैं, होता है F/Q। अच्छा, यहाँ पे Q की जगह पे आ जाएगा E। फोर्स निकाल लिया तो हमने इस E को यहाँ भेज दिया। अच्छा, मसला ये, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हमेशा होती है अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन जाता है फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसके अपोजिट है, तभी यहाँ पर जो है माइनस आ रहा है, ठीक है। अब आपने इस फोर्स को ब्रेक कर दिया एम में, एम को यहाँ ले गए तो ये बन गया फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आ गया रिटार्डेशन का। ये वो रिटार्डेशन है जो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है तब जब उसको होती हूँ हमने पढ़ा किसके हवाले से बेटा, रेजिस्टेंस के हवाले से। तो आप इसको जो है कॉपी करें। नाउ हियर वी कम विद द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है जी मटेरियल पे, यानी कि मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। कम रेजिस्टिव मटेरियल कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। लेकिन रेजिस्टेंस एक और चीज पे डिपेंड करती है जो कि होता है मटेरियल की डायमेंशन, यानी कि मटेरियल की लेंथ और मटेरियल का एरिया, और साथ साथ मटेरियल के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल जितना ज्यादा वाइब्रेट करेंगे उतनी ज्यादा कोलिजन्स होंगे, और ये डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे। तो आए जरा हम लोग इसको शुरू करते हैं। अच्छा, मटेरियल का बस एमसीक्यू याद कर लीजिएगा। मटेरियल पे आपके पास जो है कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, लेकिन डायमेंशंस पे और टेम्परेचर्स पे न्यूमेरिकल है, जो हम हल्के हल्के देखेंगे। तो आए जरा बात शुरू करते हैं डायमेंशन पे। तो ये हेडिंग मैंने डाल के रखी है, इसका नाम है रेजिस्टेंस एंड डायमेंशन। लेट अस कंसिडर देयर आर टू कंडक्टर्स, इट हैज सम लेसर लेंथ whereas this has some greater length. Because of the lesser length there are only 3 molecules, vibrating molecules, and because of the greater length there are, let's suppose, 4 molecules. When an electron enters, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो 3 बार कोलिजन करेगा, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो 4 बार कोलिजन करेगा। ऐसा होगा
तो उसका मतलब लेंथ कम रेजिस्टेंस कम, लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, तो उसका मतलब लेंथ बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ती है, इसका मतलब रेजिस्टेंस हैज डायरेक्ट रिलेशन विद द लेंथ। ठीक है, अब उल्टा काम करते हैं, वही पतला वायर उठाया लेकिन उसके साथ एक मोटा वायर भी उठाया, लेंथ बिल्कुल सेम है, तो उसका मतलब 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ भी 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ भी। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा इसमें से गुजरना आसान है इसमें से, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से भी गुजर जाएंगे यहाँ से भी गुजर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे टकराने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ पे। उसका मतलब यहाँ पे टकराना कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, एरिया कम, सॉरी टकराना ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, लेकिन यहाँ पे एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, एरोज अपोजिट है, उसका मतलब रेजिस्टेंस का एरिया से हो गया जी इनवर्स रिलेशन। इन दोनों को कंबाइन करें तो ये बन जाता है R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, प्रोपोर्शनलिटी के इज इक्वल टू I और साथ में कांस्टेंट नोन एज दी रेजिस्टिविटी, यूनिट होता है इसका ओम्स इनटू मीटर। रेजिस्टिविटी जी एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है और साथ साथ ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टिविटी बदल जाती है, रेजिस्टिविटी ये बता टेम्परेचर पे, टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टिविटी बदल जाती है। रेजिस्टिविटी ये बताती है कि आपके मटेरियल के अंदर कितनी ज्यादा एबिलिटी है रेजिस्टेंस को ऑफर करने की। ठीक है, अब अगर मैं ये वायर बनाऊं, इस वायर के अंदर दो चीजें आपको बताने लायक हैं, एक यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और एक ये जो है इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि बराबर होता है पाई आर के स्क्वायर के बेटा। ठीक है, अब होता कुछ इस तरीके से जी कि हमारे पास अगर ये एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर है तो मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब इसको मैं यूज कहाँ करूंगा, एज न्यूमेरिकल में देखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है एक न्यूमेरिकल, लेकिन उससे पहले आप लोग इसे कॉपी कर लें ढंग से, फिर हम बात शुरू करते हैं जी इसमें। खैर, दिस इज द न्यू न्यूमेरिकल। अब इसमें कहा के जा रहा समझते हैं। A wire has a resistance of 2 ohms when its length is L. By stretching is a very important word that because of this I have enclosed it in a box. The wire length becomes double. Find its new resistance. यानी कि जो पहली लेंथ, जो फाइनल लेंथ है वो पुरानी लेंथ का हो गई 2 टाइम्स, ऐसा है। अब ये जो स्ट्रेचिंग का वर्ड है इसको समझिएगा, जब आप किसी वायर को खींचेंगे उसकी लेंथ बढ़ाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा ना, रबर बैंड की तरह से। तो इसका मतलब लेंथ जितने टाइम्स बढ़ती है एरिया उतना ही गुना कम हो जाता है। ये आइडियल सिचुएशन है और इसका पता तब चलेगा जब वर्ड क्वेश्चन में लिखा होगा स्ट्रेचिंग बेटा। तो अब देखें लेंथ और एरिया का जिक्र है, रेजिस्टेंस का जिक्र है, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि भाई लेंथ डबल हो गई तो स्ट्रेचिंग की वजह से एरिया उतनी टाइम्स कम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको बार बार सुनो और याद रखें। जितने टाइम्स लेंथ बढ़ेगी उतने टाइम्स एरिया हो जाएगा कम। तो इनिशियल जो रेजिस्टेंस थी जी वो तो बराबर होगी R इज इक्वल टू रॉ L अपॉन A के, और वो रेजिस्टेंस हमें गिवन है किस नंबर से, 2 ओम से गिवन। लेकिन जो फाइनल रेजिस्टेंस है उसके लिए फाइनल लेंथ और फाइनल एरिया डालते हैं। फाइनल लेंथ क्या थी 2L, फाइनल एरिया क्या था A अपॉन 2, तो ये 2 पलट के ऊपर आ जाएगा, 2 2 जा 4 रॉ L अपॉन A। रॉ L अपॉन A असल में इनिशियल लेंथ है जो कि बराबर है 2 के, तो हमने पुट कर दिया, 4 2 जा आंसर आ गया 8। तो अगर कोई खाली डायरेक्टली लेंथ को डबल करके इसका आंसर निकाल दो तो 4 आता, खाली डायरेक्टली लेंथ को डबल करके इसका आंसर निकाल दो तो 4 आता, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेचिंग की वजह से लेंथ पर तो इफेक्ट पड़ रहा है, साथ साथ एरिया पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो याद रखिएगा जी इस बात को, ठीक है। और इसकी पहचान ये कि आपको क्वेश्चन में बेटा स्ट्रेचिंग का वर्ड गिवन होगा। दिस इज द बेसिक जुगाड़ फॉर रिकॉग्नाइजिंग दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। अब एक तो मैंने लेंथ का करा, अब इसी तरह से मैं एक एरिया का भी करता हूं ताकि बात समझ में आए। तो कहा ही जा रहा है जी अ वायर हैज ऑफ रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स रेडियस बिकम्स हाफ, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस। स्ट्रेच का वर्ड आ गया, इसका मतलब एरिया और लेंथ के साथ छेड़छाड़ करनी है। अब एरिया का जो फॉर्मूला है बेटा वो होता है A इज इक्वल्स टू पाई आर का स्क्वायर। कंडीशन ये है कि जो नया रेडियस है वो पुराने रेडियस का हाफ है जी, ऐसा है। तो पता कुछ ये चला कि अगर मैं नए रेडियस की जगह से पुट कर दूं तो ये बन जाएगा R अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा पाई आर का स्क्वायर अपॉन 4। ये पाई आर स्क्वायर की जगह पे मैं रख सकता हूँ A, तो इसका मतलब नया एरिया पुराने एरिया का 1/4 टाइम्स है। स्क्वायर करना मत भूलिएगा वरना गलत आएगा आंसर। तो आप देखें हमने यहाँ पे देखा था एरिया जितने टाइम्स कम था लेंथ उतने टाइम्स ज्यादा थी, या लेंथ जितने टाइम्स ज्यादा थी एरिया उतने टाइम्स कम था। तो एरिया जितने टाइम्स कम होगा लेंथ उतने टाइम ज्यादा हो जाएगी। दोनों में इफेक्ट आ गया, बस वही काम हो गया शुरू से। फाइनल रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो फाइनल लेंथ अपॉन फाइनल एरिया। यहाँ पे रखा 4L, यहाँ पे रखा A अपॉन 4, पलट के ऊपर चला गया, 4 4 16। कुछ रेजिस्टेंस गिवन नहीं थी तो R की टर्म्स में आंसर आ गया। तो ये हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है बेटा वो न्यूमेरिकल जिनके अंदर ये एरिया का स्ट्रेच वाला वर्ड आता है, तो इनको याद रखिएगा हमेशा आप लोग, ठीक है जी।
खैर आप लोग इसे कॉपी करें। ये हमारे पास जी इस लेक्चर में एंड होता है रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। ठीक है जी। एज वी ऑल नो दैट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर the kinetic energy of molecule increases, due to which the incoming electron faces a lot of collisions with the vibrating atoms. तो अब इसको अब मैथमेटिकली हम रिलेट किस तरह से करेंगे आया जरा देखते हैं। मैथमेटिकली रिलेट करने का जो तरीका है जी वो कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सब्सटेंस और उसका जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो है R0। ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इनिशियल रेजिस्टेंस कम है तो चेंज भी क्या आएगा, कम आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं इनिशियल रेजिस्टेंस ही बहुत ज्यादा है तो उसमें चेंज भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो हम कह सकते हैं जो चेंज इन रेजिस्टेंस है किसी मटेरियल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल रेजिस्टेंस के। ठीक है। और साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूँ जो चेंज इन रेजिस्टेंस आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर की। तो बहुत सीधी सी बात है। ठीक है। इस तरह से आप इसको रखें और उसको समझें। अब हम इन दोनों को कंबाइन करते तो ये बन जाएगा डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू R0 डेल्टा टी। प्रोपोर्शनलिटी के रिमूव होने पर आ जाएगा इज इक्वल्स टू और साथ में आएगा एक कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं अल्फा। और ये बन गया जी आपका पहला फॉर्मूला। अभी जो अल्फा है बेटा ऐसे हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और उसका जो यूनिट होता है वो होता है डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या केल्विन का इनवर्स। ये असल में ये बताता है कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने पर मटेरियल में कितना चेंज आएगा उसकी रेजिस्टेंस में। ठीक है। अच्छा मैं इसके बारे में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हुआ चलूँ भाई। अल्फा की जो है ना इसकी असल में बेटा दो वैल्यूज होती है हमारे पास। कभी कभार होता है अल्फा पॉजिटिव वैल्यू के साथ और कभी कभार होता है वो नेगेटिव वैल्यू के साथ। नेगेटिव वैल्यू जी ऐसे मटेरियल्स में मिलती हैं हमें जिनको हम लोग कहते हैं फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स। इस पॉजिटिव और इस के साथ और कभी कभार होता है वो नेगेटिव वैल्यू के साथ। नेगेटिव वैल्यू जी ऐसे मटेरियल्स में मिलती हैं हमें जिनको हम लोग कहते हैं फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स। इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव वैल्यू का आखिर मतलब क्या है। अगर किसी मटेरियल की पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस का रिलेशन टेम्परेचर से डायरेक्ट है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव है तो उसका मतलब रेजिस्टेंस का रिलेशन टेम्परेचर से इनवर्स है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ती नहीं है बल्कि कम होती है, जो कि होता है सेमीकंडक्टर्स के अंदर। खैर आगे चल के हम इस बात को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है जी। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू हो गया। खैर अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को लिखूं तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है चेंज इन रेजिस्टेंस की टर्म में। चेंज इन रेजिस्टेंस का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब देखें मैं आपके सामने इसको एक तरीके से लिख सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि भाई जो चेंज इन रेजिस्टेंस आता है वो बराबर है फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस की। ठीक है। तो मैं इस डेल्टा आर की जगह अगर पुट कर दूं तो ये बन जाएगा बेटा R माइनस R0 इज इक्वल्स टू अल्फा R0 डेल्टा टी। R0 को यहाँ ले जाए तो ये बन जाएगा R इज इक्वल्स टू R0 प्लस अल्फा R0 डेल्टा टी। R0 कॉमन निकाल लीजिए जी तो आपको मेरी बात इस तरीके से समझ में आएगी। जैसे ही आप इस R0 को कॉमन निकालेंगे फॉर्मूला बन जाएगा R इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब इस फॉर्मूले को समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको देखना पड़ेगा इसे। ये फॉर्मूला बताता है फाइनल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस 1, टेम्परेचर कोएफिशिएंट और चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा अभी जो इनिशियल रेजिस्टेंस है ना जी ये असल में है किस तरीके से। इस फॉर्मूले को मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ असल में ये फॉर्मूला इस तरीके से है नहीं, इसमें कुछ चीज़ें हैं। ये जो R0 है ये है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऐसी रेजिस्टेंस है जो हमने बेंचमार्क लिया हुआ 0 पे। और ये जो R है ये है रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड। आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को। इस तरीके से जो है काम किया जा रहा है। ये रेजिस्टेंस है 0 डिग्री पर लेकिन ये रेजिस्टेंस है T डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है जी। यानी कि वो टेम्परेचर होगा जो हम पुट करेंगे। तो इसका मतलब पता ही चला जो डेल्टा टी है वो बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1 के। T1 यानी कि इनिशियल टेम्परेचर, तो इनिशियल रेजिस्टेंस और इनिशियल टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया 0 पे। तो इसका मतलब जो डेल्टा टी है वो डायरेक्टली पुट कर दिया जाएगा किसके बराबर, T2 के बराबर। तो जिस भी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस गिवन होगी वो डायरेक्टली आप डेल्टा टी पे पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। और ये टेम्परेचर डेल्टा टी के बराबर है तो उसका मतलब इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे ये डिग्री सेंटीग्रेड में हो चाहे ये केल्विन में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो ये है जी बेसिक इसका फॉर्मूला, आप इसको देख के कॉपी करें, फिर हम जो है बात शुरू करते हैं इसके हवाले से। अच्छा जी, तो अब हम सॉल्व करते हैं इसका एक न्यूमेरिकल, आए जरा देखते हैं इसे। अच्छा जी, अब ये जो न्यूमेरिकल है ये कुछ इस तरीके से रहा है बेटा कि एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है 20 एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपको उसकी रेजिस्टेंस निकालनी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उसका अल्फा ये गिवन है, ठीक है। अब देखें इसको लिखने का तरीका क्या होता है। इसको लिखने का तरीका असल में ऐसा होता है, जो टेम्परेचर होता है ना जिस रेजिस्टेंस का, वो उसकी सबस्क्रिप्ट में आ जाता है। तो R100 का मतलब कि इसका डेल्टा T जो है वो 100 है, और इस पर इसकी रेजिस्टेंस गिवन है आपको कितनी 20 ओम्स, और आपको R10 पर रेजिस्टेंस निकालनी है, यानी कि आपको R10 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी रेजिस्टेंस मालूम करनी है, ठीक है। अब कैसे करेंगे आया जरा देखते हैं। अब देखें R10 की नहीं अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये बन जाएगा R10 इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा, और डेल्टा टी की जगह पे ये आ जाएगा डायरेक्टली, कोई कन्वर्जन की जरूरत आपको नहीं है। अब देखें आपको बेटा अल्फा तो पता, सब कुछ पता है, लेकिन R0 नहीं पता, तो इस R0 को निकालने के लिए आपको असल में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अब इस R0 की कैलकुलेशन के लिए आपके पास R100 मौजूद है, तो R100 का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, R100 इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा 100, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। R100 की जगह 20 आ गया, ये आ गया R0, 1 प्लस अल्फा की जगह आएगा 1 एक्सपोनेंशियल -2, और इसकी जगह पे आ जाएगा 100। अब देखें इतनी कैलकुलेशन तो खैर हम लोग करते हुए आ रहे हैं। जब इस 2 जीरो से इस माइनस को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस के 2 और 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1, ठीक है। और अब अगर मैं इसके हवाले से बात करूं तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 20 इज इक्वल्स टू R0 इंटू 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो R0 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10 ओम्स, ठीक है। बस अब काम खत्म। अब यहाँ पे जो मसला था वो क्लियर हो जाएगा हमारा। तो फॉर्मूला था R10 इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 एक्सपोनेंशियल -2, और यहाँ पे आ जाएगा 10। अब एक जीरो है तो यहाँ पे -2 बचेगा -1 में, तो ये बचेगा 10 इंटू 1 प्लस 1 एक्सपोनेंशियल -1। अब इस -1 का मतलब है पॉइंट एक प्लेस पीछे जाएगा, ठीक है जी। इतनी डिटेलिंग से आपको समझाने की नहीं कर रहा हूँ, ना आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो ये कुछ यूँ बन जाएगा 1 में आप इसको ऐड करा दें तो ये बन जाएगा 1.1, और 1.1 से जब 10 मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट एक प्लेस आगे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 11। तो R10 की जो रेजिस्टेंस है वो आ गई 11 ओम्स। तो आप देख सकते हैं जब टाइम तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा थी, तो आप इसे कॉपी करें। इसके खैर कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कभी भी नहीं आता, बस यही गिने चुने कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बेटा जो आते हैं, और आपको यही डिस्कस करने होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे कॉपी करें। खैर जी, अब हम आ गए अपने नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हमने कैपेसिटर में ही पढ़ा था, या हम अगर आपको वीडियो उससे पहले मिलेगी तो आप उसे पढ़ेंगे। तो खैर हम इसको वैसे ही स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन होते हैं जी दो तरह के, फर्स्ट वन इज सीरीज, अदर वन इज पैरेलल, ठीक है, पैरेलल सॉरी। अब काम कुछ इस तरीके से बेटा कि तरीका है कि भी आप रेजिस्टर को कैसे कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं, कैसे कैसे फिट कर सकते हैं। तो मैं रेजिस्टर को सीरीज में लगाऊंगा तो रेजिस्टर्स एक दूसरे के साथ एक लाइन में अटैच हो जाएंगे। किससे अटैच हो जाएंगे? ऑब्वियसली बात है बैटरी से अटैच हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं पैरेलल में लगाऊं तो रेजिस्टर एक दूसरे के आमने सामने ऐसे फिट हो जाएंगे। किससे? बैटरी से, ठीक है। तो दिस इज नोन एज सीरीज वेयर एज दिस इज नोन एज पैरेलल। अब काम कुछ इस तरीके से है भाई कि इन दोनों के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जरा समझते हैं। जब भी आप सीरीज में कुछ अटैच करते हैं तो सीरीज में यहां से निकलता है वोल्टेज और वोल्टेज से आता है करंट। करंट जाता है, पूरा चक्कर लगा के वापस आ जाता है, उसको एक ही रास्ता मिलता है। तो सीरीज के अंदर करंट में कोई डिवीजन नहीं आती। लेकिन यहाँ पर मसला होता है, यहाँ से जब करंट निकलता है और यहाँ तक पहुँचता है तो उसको पता लगता है यहाँ पर तो दो रास्ते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर भी टूटता है एंड सो ऑन। तो उसका मतलब यहाँ पर करंट टूटता है, तो उसका मतलब पता ही चला कि आपको जो चीज़ दिमाग में रखनी है वो ये है कि सीरीज के अंदर जो करंट होगा जी वो हमेशा आपको मिलेगा सेम, लेकिन जो पैरेलल में करंट होगा वो आपको मिलेगा डिफरेंट।
तो करंट सेम है तो होगा क्या, करंट जब यहाँ से गुजरेगा तो अपनी एनर्जी लॉस करेगा, यहाँ पे और एनर्जी लॉस करेगा, यहाँ पे और एनर्जी लॉस करेगा, और एनर्जी का रिलेशन होता है वोल्टेज से। तो सीरीज में बार बार रास्ते में डिफरेंट चीज़ें आने की वजह से वोल्टेज हो जाता है डिफरेंट। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से वापस आने तक कोई मसला नहीं था, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो तीनों रेजिस्टर्स हैं ये डायरेक्टली कनेक्ट है इस बैटरी के साथ। लेकिन यहाँ पर एक तार कनेक्ट है दूसरा कनेक्ट नहीं है, इसके दोनों कनेक्ट नहीं है, इसका भी एक कनेक्ट है दूसरा कनेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबका डायरेक्टली बैटरी से कनेक्शन है। तो यहाँ पे वोल्टेज हो जाता है सेम, क्योंकि बैटरी का काम ही वोल्टेज देना है। तो जो चीज़ बैटरी से डायरेक्टली कनेक्ट होगी उसमें वोल्टेज तो एटलीस्ट सेम होगा ही होगा। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करनी है बेटा। अब भाई इस सर्किट को बनाने की वजह ये होती है कि जब भी हम लोग बहुत सारे रेजिस्टर्स को साथ जोड़ते हैं तो हम चाहते हैं कि उसका कॉम्बिनेशन देखें। तो हम चाहते हैं कि ये 3 रेजिस्टर्स को अगर एक रेजिस्टर से रिप्लेस कर दिया जाए तो इस एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस इतनी हो कि वो इन तीनों का काम अकेले मिलकर करे, चाहे वो सीरीज में हो चाहे वो पैरेलल में। और इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को हम कहते हैं आर इक्विवेलेंट, और उसको निकालने के लिए हमें फॉर्मूला याद करवाया जाता है। वो फॉर्मूला सीरीज की नहीं होता है। जब भी सीरीज में इक्विवेलेंट निकालना हो तो आसान सा तरीका होता है जी, जितने भी रेजिस्टर्स हैं उन सबकी रेजिस्टेंसेस को ऐड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन पैरेलल में यही फॉर्मूला होता है, जितने भी रेजिस्टर्स हैं उन सबकी रेजिस्टर्स को ऐड ना करें बल्कि 1/1 करें, रेसिप्रोकल करें, तो आपके पास उनका इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक छोटी सी थ्योरी हो गई इन दोनों के हवाले से। अब आप लोग इसे कॉपी करें, फिर हम शुरू करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। खैर, अब न्यूमेरिकल में क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल एक न्यूमेरिकल आपसे पूछता हूँ, जैसे आपको मैं इक्विवेलेंट निकालना सिखाता हूँ, तो लेट सपोज एक जनरलाइज क्वेश्चन लिख देते हैं कि फाइंड द आर इक्विवेलेंट। अब मैं आपको बहुत सारे सर्किट्स बना के देता हूँ और मैं आपसे उसका इक्विवेलेंट निकलवाता हूँ। ठीक है, लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल ये सर्किट है, हाँ जी ये सर्किट है। अब आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के दरमियान, ये समझे यहाँ बैटरी लगी हुई होगी। ठीक है, अब सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आसान है, किसी तरीके से भी कर लेंगे। पहले कोशिश किया करेंगे पैरेलल को सॉल्व कर लिया करें। देखिए ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने लगे हुए हैं, पैरेलल है। इसकी पहचान एक और भी होती है, करंट को फ्लो करवाएं। अगर करंट टूट जाए तो उसका मतलब पैरेलल है, ना टूटे सेम रहे तो उसका मतलब सीरीज है। तो यहाँ पर आते हुए करंट टूटेगा ना तो उसका मतलब ये पैरेलल है आपस में। और पैरेलल का इक्विवेलेंट कैसे निकलता है जी, 1/. करके। अब आपको वर्किंग नहीं दिखानी, आप कैसे भी काम करें बस आंसर से आना चाहिए। तो इसका आंसर निकलेगा 1/4 + 1/8। अब एलसीएम लेना तो हमने पहले भी सीखा था, नीचे वाले मल्टीप्लाई ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 और 8 को मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर ऊपर कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 1 8 + 4 1 4। ठीक है, तो 8 + 4 बन जाएगा 12/4 × 8, 4 3 12। अब आप इसको ऐसी मत छोड़िएगा, पलट लीजिएगा, क्योंकि ये 1/R इक्विवेलेंट निकाला है, हमें R इक्विवेलेंट चाहिए होता है। तो जब आप इसको पलटेंगे बेटा तो ये बन जाएगा 8/3। ठीक है, अब ये 8/3 जो है असल में इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो इन दोनों को सॉल्व करके जो आंसर बनेगा हमारे पास वो बन जाएगा 8/3। तो अब सर्किट कुछ यूँ बन जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा और ये आ जाएगा, ये है 2 और ये है 8/3। अब दोनों सीरीज में तो अब इक्विवेलेंट निकलेगा, और अब इक्विवेलेंट को निकालने का तरीका होगा दोनों को ऐड कर दें, तो 2 + 8/3 हो जाएगा। ये एलसीएम बन गया जी, एलसीएम तो 3 का ही आएगा। 3 2 6 + 8 14/3। या तो ऐसे ही छोड़ दें या वही बच्चों वाले डिवीजन कर लें। 3 4 12, 2 बचा, पॉइंट ला के 0, 6 18, तो आंसर आ जाएगा 4.6। तो इस पूरे सर्किट की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकली है जी वो निकली है 4.6 ओम्स। ठीक है, अच्छा मुझसे बोल सकते सर आपने यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्यों नहीं लिखा। आर इक्विवेलेंट तब लिखा जाता है जब पूरे सर्किट में आखिरी रेजिस्टेंस निकल रही होती है, यानी कि एक रेजिस्टर बचता है। तो जब मैं इसको मिला दूंगा तो ये बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा ना। तो एक रेजिस्टर जो बचता है जी उसकी रेजिस्टेंस को आर इक्विवेलेंट कहते हैं। बाकी सबकी रेजिस्टेंस को आप कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी रेजिस्टेंस को कह देता हूँ 1/R', तो ये असल में R' है। ठीक है, तो ये आपने R' निकाला है। ठीक है जी, तो आप इसको कॉपी करें पहले, ये है इसका सोल्यूशन। चलिए जी अब इसको देखते हैं, आर इक्विवेलेंट निकालना। अच्छा अभी सर्किट अगर मैं आपको दिखाऊं फौरन तो आप बोलेंगे आर इक्विवेलेंट निकालना है, 3 रेजिस्टर्स हैं, तीनों की रेजिस्टेंस 2 2 है, तो आप फौरन परेशान हो जाएंगे इसको देख के। लेकिन अब मैं आपको इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका दिखाता हूँ। जब भी इस तरह के सर्किट्स हैं तो थोड़ा दिमाग चला। आप ये देखें, यहाँ से बैटरी शुरू हुई और यहाँ तक कोई कॉम्पोनेंट नहीं लगा हुआ, उसका मतलब यहाँ तक का वोल्टेज तो ये है।
यहाँ भी कोई कंपोनेंट नहीं है, तो इसका मतलब इस पूरी लाइन का जो वोल्टेज है लेट्स सपोज वो ए है। लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टर है तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टर है वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टर है वोल्टेज ड्रॉप होगा। लेकिन ये पहुँच तो एक ही जगह पे रहे हैं ना, और तीनों की वैल्यू भी सेम है, तो उसका मतलब इस पूरी साइड का जो वोल्टेज है लेट्स सपोज वो हो जाएगा बी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे 2 पॉइंट्स बना देना है, इसको कह दिया ए और इसको कह दिया बी। अब आप बारी बारी देखें, ये रेजिस्टर किन 2 पॉइंट्स के दरमियान लगा हुआ है, ए बी के दरमियान लगा दिया। ये भी किन के दरमियान लगा हुआ है, ए बी के दरमियान लगा दिया। ये भी किन के दरमियान लगा हुआ है, ए बी के दरमियान लगा दिया। अब समझ में आया सर्किट? तीनों के तीनों पैरेलल हो गए, खत्म काम। पैरेलल को सॉल्व करने का तरीका होता है 1/2 1/2 1/2, सबको ऐड कर दो तो बन जाएगा 3/2। क्या न्यूमेरिकल यहाँ पे रुकेगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2/3, जो कि बराबर होता है 0.66 ओम्स के। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। वरना आप देख सकते थे करंट यहाँ पे आके टूटता, हर जगह पे टूटता, तो ये पैरेलल हो जाता है ऑटोमेटिकली। मैंने बेटा इस न्यूमेरिकल का, आप इसको देखें, हम इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, अब ये सर्किट है जी, ये पासिवर का सर्किट भी है ना, कि इसको मैंने थोड़ा सा और मुश्किल कर दिया। मैं आपको असल में वो टेक्निक सिखाना चाह रहा हूँ, उससे आप सॉल्व कर सकें इसे। अब क्या करें, आए ज़रा वही काम करके देखते हैं। अब देखें, यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टर नहीं है, तो लेट्स सपोज यहाँ तक का वोल्टेज हो गया ए। करें, आए ज़रा वही काम करके देखते हैं। अब देखें, यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टर नहीं है, तो लेट्स सपोज यहाँ तक का वोल्टेज हो गया ए। अब एक रेजिस्टर आया तो वोल्टेज चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखें एक वायर जा रहा है, ये वायर जहाँ तक जाएगा इसमें कोई कंपोनेंट नहीं है और यहाँ तक का वोल्टेज इसको सेम मिलेगा, तो ये पॉइंट भी हो जाएगा बी। लेकिन जैसे आप आगे जाएंगे तो बीच में एक रेजिस्टर आया, तो अब आप इस पॉइंट को बी नहीं कह सकते, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा और उसको आपने कह दिया सी। लेकिन यहाँ से जो तार निकला वो यहाँ तक बिल्कुल सेम तरीके से पहुंच गया, इसका मतलब यहाँ तक का पॉइंट भी क्या कहलाएगा, सी, और ये पॉइंट भी क्या कहलाएगा, सी। तो ये पूरा सी हो गया। ठीक है, वैसे भी अगर आप इसको आगे जाते तो ये ऑलरेडी चेंज हो जाता, तो बीच में यहाँ से रास्ता डिवाइड हो रहा हो ना, वहां तक पहले चले जाएगा। अब 3 पॉइंट्स मिल गए जी, ए बी और सी। ठीक है, अब देखें, ए और सी आखिर में, बी बीच में, तो आपने इसको यूं करा दिया, यह आ गया जी पॉइंट ए, यह आ गया जी पॉइंट सी, और यह आ गया जी पॉइंट बी। अब ये रेजिस्टर किन पॉइंट के दरमियान में लगा हुआ है, ए बी के दरमियान, तो यहाँ फिट कर दिया। ये किसके दरमियान लगा है, बी सी के दरमियान, तो यहाँ फिट कर दिया। ये भी किसके दरमियान लगा हुआ है, बी सी के दरमियान, तो यहाँ फिट कर दिया। ये भी किसके दरमियान लगा है, बी सी के दरमियान, तो यहाँ फिट कर दिया। हो गया सर्किट आसान, सबकी वैल्यू 2 2 2 2 है। तो पहले तो उसको मिला लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1/2 + 1/2 + 1/2 आ जाए जी। अब इस तरह ये सर्किट देखते हैं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। अब देखें, नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं इसको, या तो आप सबसे आसान काम करें, आप करंट को यहाँ पे लाएं, यहाँ पे आते ही करंट ब्रेक हो जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में होंगे। जितना करंट यहाँ से जाएगा कहीं और तो जाएगा नहीं, तो वापस आएगा, तो करंट दोनों में सेम रहता है, इसका मतलब ये दोनों सीरीज हैं। और जो करंट यहाँ से जाएगा वो यहाँ से वापस आएगा, तो इसका मतलब इन दोनों में सेम रहता है, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके देखते हैं। तो अब इससे जब करेंगे जी, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2 + 2 बन जाएगा 4, 2 + 2 बन जाएगा 4। अब ये सर्किट मुझे सिर्फ यूँ दिखेगा, 2 रेजिस्टर बच जाएंगे जो आपस में पैरेलल में होंगे, 4 4 के, तो आपस में सॉल्व कैसे करेंगे, 1/4 + 1/4, या ये बन जाएगा 2/4, तो ये बन जाएगा 1/2। रेसिप्रोकल करने पर आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 2। लेकिन आप कोई मुझसे बोले कि सर आप वही पुराने तरीके से करके दिखाएं, तो आए ज़रा वैसे भी कर लेते हैं। वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है इस तरह के सर्कुलर सर्किट्स में, लेकिन काम जरूर करता है वो। अब देखें, आपको सिर्फ दिमाग इस तरह चलाना है। यहाँ तक पॉइंट ए है, रेजिस्टर आ गया तो ये हो गया पॉइंट बी, रेजिस्टर आ गया तो ये हो गया पॉइंट सी। ठीक है जी, रेजिस्टर आ गया तो ये हो गया पॉइंट डी। अब देखें, शुरू और आखिर में ए और सी बना दिया आपने, ए और सी, बीच में बना दिया बी, और फिर बना दिया डी। अब देखें, हो कुछ ये रहा है, एक रेजिस्टर लगा ए बी के दरमियान, दूसरा लगा ए डी के दरमियान। ठीक है, अब तीसरा लगा है डी सी के दरमियान, और चौथा लगा है बी और सी के दरमियान। अब ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके खोल दूं तो ये कुछ यूं दिखेगा मुझे, और ये 2 पॉइंट्स आ गए यहाँ पे, ए और सी। तो आसान है, ये सब 2 2 के, 2 + 2 4, 2 + 2 4, दोबारा से ऐड करेंगे वही पहुंच जाएंगे आप। तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व करें, आपके पास आंसर एग्जैक्टली द सेम आएगा जी। ठीक है, आप लोग उसे कॉपी करें।
बस इसी तरीके से आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स बेटा। अच्छा बेटा, तो अब जिस टॉपिक पे जी अब हम लोग बात शुरू कर रहे हैं वही बहुत छोटा सा टॉपिक है, और इस टॉपिक का जो नाम है जी इसे हम लोग कहते हैं हमारे पास फिजिक्स में पावर डेसिपेशन। अभी जो पावर डेसिपेशन है जी, ये होता कुछ इस तरह से कि हमारे पास ये एक रेजिस्टर, ये एक बैटरी आ गई और दोनों आपस में कनेक्टेड है। अब जब इस बैटरी के अंदर जो वोल्टेज है वो करंट को धक्का देगा, फ्लो करवाएगा, वो रेजिस्टर से फ्लो करेगा, तो कोलिजन्स होंगे और यहाँ से हीट जनरेट होगी। ये हीट असल में जितने सेकंड में रिलीज होती है वो कहलाती है पावर डेसिपेशन। ठीक है, यानी कि एनर्जी अपॉन टाइम इज नोन एज पावर। तो पावर डेसिपेशन का जो कॉज है वो बेसिकली रेजिस्टेंस ही होती है। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें बेटा तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी, दी अमाउंट ऑफ पावर एनर्जी अपॉन टाइम इज नोन एज पावर। तो पावर डेसिपेशन का जो कॉज है वो बेसिकली रेजिस्टेंस ही होती है। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें बेटा तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी, दी अमाउंट ऑफ पावर डेसिपेटेड ड्यू टू द लॉस ऑफ हीट एनर्जी पर पावर डेसिपेशन। ठीक है, अब पावर डेसिपेशन के हवाले से अगर मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊं तो देखिए बड़े आसान से फॉर्मूले हैं, हम उनको डायरेक्टली समझते हैं, डेरिवेशन में नहीं ज़्यादा जाते। तो सबसे पहला जो पावर का फॉर्मूला होता है जो डेसिपेशन का होता है वो होता है P इज इक्वल्स टू IV। ये होती है ऑप्टिमम पावर, या इसको हम लोग कहते हैं, ये इस फॉर्मूले से इस चीज़ की पावर आती है जिसका नाम होता है सोर्स। ठीक है, अच्छा अगर इस V की जगह मैं ओम्स लॉ अप्लाई कर दूं, ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल्स टू IR, तो ये फॉर्मूला कुछ यूं बन जाएगा, V की जगह आ जाएगा IR और ये फॉर्मूला बन जाएगा P इज इक्वल्स टू I²R। अब देखें इसमें करंट है और रेजिस्टेंस है। ये फॉर्मूला भी असल में होता तो डिवाइसेस की नहीं है, लेकिन ये उस सर्किट की नहीं होता जो बना होता है इस कॉम्बिनेशन जिसका नाम होता है सीरीज, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है ना, तो यहाँ पे हम करंट को ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट के तौर पे शो करते हैं। खैर दोबारा शुरू करते हैं, दोबारा देखें P इज इक्वल्स टू IV, लेकिन अब जो है मैं V इज इक्वल्स टू IR के बजाय I इज इक्वल्स टू V अपॉन R लिखता हूँ। तो अगर मैं इस I की जगह पे इसको रखूँ तो ये बन जाएगा P इज इक्वल्स टू V अपॉन R इंटू V, तो ये बन जाएगा बेटा P इज इक्वल्स टू V² अपॉन R। अब देखिए इसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस आ रही है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है ऐसी डिवाइसेस पे जो लगी हुई होती हैं किसके अंदर, पैरेलल के अंदर। तो ये जो तीन फॉर्मूलाज है जी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स याद करें, ये अप्लाई होता है सोर्स के लिए, सोर्स में तो वैसी रेजिस्टेंस नहीं होती जैसे बैटरी जनरेटर, ये होता है सीरीज सर्किट के लिए और ये होता है पैरेलल सर्किट के लिए। तो ये तो पावर डेसिपेशन के जी फॉर्मूलाज हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सी लॉजिक समझाता हूँ। पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम, तो एनर्जी हो जाएगी पावर इनटू टाइम। तो अगर इन्हीं फॉर्मूलाज को अगर मैं, ये पावर के फॉर्मूलाज हैं, इनको सिर्फ टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि IV के साथ मैं लगा दूं T, I² के साथ मैं लगा दूं T, V² अपॉन R के साथ मैं लगा दूं T, तो अब ये फॉर्मूले बन जाएंगे एनर्जी डेसिपेशन के। ठीक है, तो ये बेसिकली जी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पावर डेसिपेशन और एनर्जी डेसिपेशन का। अब एक और बात आप याद रखें, एनर्जी डेसिपेशन के हवाले से जब बात की जाती है यूनिट हमेशा वॉट इनटू सेकंड बन जाता है, या किलोवाट आवर जो है बेसिकली बन जाता है। अब हमारे पास जो एनर्जी डेसिपेट होती है ना, अगर मैं उसका यूनिट आपसे बोलूं निकालने को, तो एनर्जी का यूनिट वैसे तो जूल्स होता है, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो उसका यूनिट आपको यूं दिखेगा, पावर का यूनिट दिखेगा वॉट्स,
पावर का यूनिट दिखेगा वॉट्स। तो एनर्जी का यूनिट वैसे तो जूल्स होता है, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो इसका यूनिट आपको यूँ दिखेगा, पावर का यूनिट दिखेगा वॉट्स और टाइम का दिखेगा सेकंड, जो कि जूल्स में ही टूटता है। लेकिन अगर इसी यूनिट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, यानी कि कमर्शियल लेवल पे ले आया जाए, जो आपके बिजली के बिलों का यूनिट होता है, तो वॉट की जगह एक बड़ा यूनिट आ जाता है किलोवाट, सेकंड की जगह सबसे बड़ा यूनिट आ जाता है आवर। तो किलोवाट आवर इज द बेसिक कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। ठीक है जी, तो ये है पावर डेसिपेशन का इंट्रो। अब आप लोग जो है बेटा इसको कॉपी करें, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स के हवाले से। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, आए जरा पढ़ते हैं। A wire is transferring 10 watts under 20 volts. If the resistance of the wire is this, find the power dissipation. अब घबराए नहीं कि एक पावर गिवन भी है, एक पावर पूछी भी है। तो जो पावर गिवन है वो सोर्स की पावर है, और जो पूछी है वो पावर डेसिपेशन है। तो सोर्स की पावर है 10 वॉट्स, और लेट्स सपोज आपसे पीडी पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पावर डेसिपेशन। अब देखें वायर है, ये वायर होता है, सीरीज है ना बिल्कुल ये, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल एक लाइन के अंदर होती है। तो आपको यहाँ पे पावर डेसिपेशन के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा I²R। अब देखें पावर डेसिपेशन निकालनी है, R तो पता है, I² नहीं पता। तो कभी भी दिमाग में ओम्स लॉ मत ले आइएगा। पावर गिवन है तो पावर का ही फॉर्मूला अप्लाई करो, जो कि होता है P = IV। P है 10, I निकालना है, वोल्टेज था 20, तो बेटा करंट बन जाएगा 1/2, जो कि बराबर होता है 0.5 एम्पेयर के। पुट कर देते हैं, तो पावर डेसिपेशन बराबर हो जाएगी जी I² × R के। I की जगह पे आएगा हाफ का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और R की जगह पे आ जाएगा 2। कैंसिल कर दीजिए तो बन जाएगा 1/2। तो पावर डेसिपेशन जो है वो बन जाएगी 0.5 वॉट्स। इसका मतलब जब ये वायर थोड़े डिस्टेंस के बाद उस पावर को डिलीवर करेगा, तो उसको ले जानी थी 10 वॉट्स, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से वहां पे 0.5 की कमी आएगी, और जो पावर पहुंचेगी वो होगी 9.5 वॉट्स। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरह का जो न्यूमेरिकल है जी वो सॉल्व किया जाता है। तो आप इसको जो है देखें, कॉपी करें। न्यूमेरिकल इज वो डिलीवर करेगा, तो उसको ले जानी थी 10 वॉट्स, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से वहां पे 0.5 की कमी आएगी, और जो पावर पहुंचेगी वो होगी 9.5 वॉट्स। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरह का जो न्यूमेरिकल है जी वो सॉल्व किया जाता है। तो आप इसको जो है देखें, कॉपी करें। सो आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज फाइंड द पावर डेसिपेशन ऑफ ईच रेजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। सबके सब सीरीज में लगे हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसको सॉल्व करें, तो देखें सॉल्व करना बहुत आसान है। सीरीज में तो I² का फॉर्मूला लगेगा। हर किसी की रेजिस्टेंस पता है, लेकिन आपको करंट नहीं पता, तो आपको थोड़ा सॉल्व करके पहले करंट निकालना पड़ेगा। तो आप करें क्या, दो रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट निकाल लें। 2 + 4, तो इक्विवेलेंट निकलेगा 6 ओम, जो कि लगा हुआ है एक 10 वोल्ट की बैटरी से। तो बेटा अकॉर्डिंग टू V = IR, वोल्टेज की जगह 10, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस की जगह 6। सॉल्व करें तो ये बन जाएगा I = 10/6, 2 3 = 6, 2 5 = 10, तो ये बन जाएगा 5/3। ठीक है, अब मैं इसको और सॉल्व नहीं करता, आगे चल के देखते हैं होता है, खैर डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगी। अब देखें, अब करंट जो है सीरीज में सेम रहता है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है 5/3। तो आप सबकी पावर निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज इसको मैं कह देता हूँ R1, इसको मैं कह देता हूँ R2, तो इसकी पावर हो जाएगी P1। फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, I² R1। I की जगह पे आएगा 5/3, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25/9, और जो R1 है उसकी जगह पे आ जाएगा 2। ठीक है, 25 2 = 50, 50/9, 9 5 = 45, 5 बचा, पॉइंट ला गया 0 5, तो बस ये आ गया 5.5 वॉट्स। ठीक है, मसला तो नहीं है इसमें कोई। तो इस तरीके से सारे काम जो है किए जाते हैं। अब देखिए, मैं एक कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज़रूरी अभी क्लियर करता हूँ। खैर मैं आपको पहले न्यूमेरिकल करा दूँ। अब इसी न्यूमेरिकल को मैं P2 की नहीं करूँगा, तो P2 की नहीं बन जाएगा I² R2। I की जगह पे आ जाएगा जी वही 5/3, लेकिन स्क्वायर की वजह से बन जाएगा 25/9। लेकिन ये जो R2 है इसकी जगह पे आ जाएगा जी 4। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी, तो अब अगर इसको करें तो ये 25 4 बन जाएगा बेटा 100/9। तो इस तरीके से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 11 पॉइंट समथिंग, और यूनिट बन जाएगा वॉट्स। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको टोटल पावर निकालनी हो तो फॉर्मूला होता था P = IV है, सही था।
आई आपने निकाला था 5/3 और जो वोल्टेज था वो था 10। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास एक पावर आती है। खैर मैं इसको जल्दी से करने के लिए मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो ये बन जाएगा 5 × 10/3। तो ये पावर आ गई जी 16.6। ये टोटल पावर है। इसमें से इतनी पावर जो है वो कौन एक्सट्रैक्ट कर रहा है, पहला रजिस्टर। तो इसमें से मैं माइनस कर दूं 5.5, तो देखें ये वही आंसर आ जाएगा जो आपने इससे निकाला था। तो असल में ये जो होता है ना, ये टोटल पावर का फॉर्मूला होता है। बाकी दोनों फॉर्मूलाज जो होते हैं वो सीरीज और पैरेलल में अप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरीके से सर्किट जो है काम करता है और ये पावर डेसिपेशन का टॉपिक जो है जी एंड होता है। तो आप इसको कॉपी करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में वी आर डिस्कसिंग आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, which is the electromotive force. अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स असल में होती क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जी अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो बेटा इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जीटा से, और उसका जो शॉर्ट नेम होता है वो कहलाता है ईएमएफ। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स असल में है क्या, इसको समझने के लिए पहले आप उसका यूनिट पढ़ लें। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो यूनिट होता है जी वो होता है वोल्ट। अब यहां पर आके ना थोड़ी सी बात समझ में आना मुश्किल हो जाती है कि अगर ये वोल्ट ही है इसका यूनिट तो इसका मतलब बिल्कुल वोल्टेज के बराबर है। तो दोनों में ऐसा क्या फर्क है कि दोनों की जो नाम है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़े जाते हैं, या दोनों के कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल आपके सामने जो है प्लेस कर दूं, ये आपके पास एक बैटरी है। ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूं। बैटरी की वो एनर्जी जो किसी चार्ज को मूव करवा सके, ठीक है, बैटरी की वो एनर्जी जो किसी चार्ज को मूव करवा सके वो एनर्जी टोटल होती है, और उसी टोटल एनर्जी की मदद से जो चार्ज के अंदर मूवमेंट आती है वो चीज कहलाती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन बेटा जब ये चार्ज इस बैटरी से बाहर निकल आता है और ये सर्किट के अंदर इवॉल्व करता है, तो सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस होती है और ये सब लॉसेस जो है इस क्या कहना चाहिए चीज के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो वो वर्क या वो एनर्जी जो बैटरी सप्लाई करे, जो एनर्जी बैटरी दे, वो कहलाती है ईएमएफ। लेकिन बैटरी की वजह से जो चार्ज मूव करता है उसके अंदर वर्क आता है, वो वर्क बेसिकली कहलाता है आपके पास वोल्टेज। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास एक सर्किट है छोटा सा, उसमें यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है और ये आई हुई है जी एक बैटरी। ठीक है। अच्छा, बैटरी पे वोल्टेज चेक किया तो आया 10 वोल्ट, लेकिन बल्ब पे जाके देखते हैं तो पता चलता है वोल्टेज आता है लेट्स सपोज 8 वोल्ट। तो इसका मतलब बाकी का 2 वोल्ट कहाँ चला गया? बाकी का 2 वोल्ट लाजमी तौर पे इस वायर के थ्रू जो है रेजिस्टेंस की वजह से चला गया होगा, या इस बल्ब को जो है जलाने में यूज हो गया होगा। तो ये वो एनर्जी है जो कि चार्ज को यहां से यहां भेज सकती है। लेकिन यहां पर जो इसने एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली, ठीक है, वो बेसिकली इसका वोल्टेज कहलाती है। तो बैटरी की टोटल एनर्जी जो चार्ज को मूव करवाने में यूजफुल हो जाए वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अब वो एनर्जी जब हर किसी डिवाइस के अंदर थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन देती है, तो डिवाइस ने कितना वर्क उससे एक्सट्रैक्ट किया अपने अंदर चार्जेस को मूव करवाने के लिए, वो कहलाता है उसका वोल्टेज। तो हमेशा एक बात याद रखें, जब भी आप किसी सर्किट के अंदर किसी बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो बैटरी जब अपनी एनर्जी को चार्ज को मूव करवाती है सर्किट में, तो वो चार्ज जब सर्किट के अंदर मूव करता है तो वो मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। लेकिन बैटरी की जो पावर है चार्ज को मूव करवाने की वो कहलाती है जी ईएमएफ। तो देखिए ईएमएफ को बेटा मैं बड़े आसान तरीके से समझाता हूँ कि द अनयूज पोटेंशियल, ऐसा पोटेंशियल जिसके अंदर कोई लॉसेज ना हो, जो मैक्सिमम पोटेंशियल हो, उसे हम लोग कहते हैं ईएमएफ। लेकिन जो पोटेंशियल यूज्ड हो जाता है वो वोल्टेज कहलाता है। जैसे बैटरी का वोल्टेज अनयूज्ड है, मैक्सिमम है तो 10 है, ईएमएफ है ये। लेकिन जैसे ये वोल्टेज बल्ब पे अप्लाई होता है, ये बल्ब अपने हिस्से का थोड़ा सा वोल्टेज निकालता है और बाकी को छोड़ देता है। तो जो वोल्टेज इस बल्ब ने एक्सट्रैक्ट कर लिया अपने आप को जलाने की नहीं है, वो है वो पोटेंशियल एक्सट्रैक्ट कर लिया, वो है वोल्टेज। और जो बैटरी का पोटेंशियल था टोटल, जिसमें कोई लॉसेज नहीं था, वो था बेसिकली क्या जी इसका ईएमएफ। इसी वजह से आपके पास जो ईएमएफ की डेफिनेशन है वो होती है द टोटल वोल्टेज ड्रॉप of a battery in an open circuit। अच्छा, ओपन सर्किट बैटरी का टोटल वोल्टेज गिराने की एबिलिटी, मतलब जैसे इस बैटरी के अंदर
अगर ये 10 है तो ये 8 है, अगर ये 8 हो जाए तो ये 6 हो जाएगा, अगर ये 6 हो जाए तो ये 4 हो जाएगा, 2 कम हो रहा है लेट्स सपोज। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज है जितना बैटरी ड्रॉप करा सकती है। बैटरी 10 वोल्ट तक ड्रॉप करा सकती है। तो बैटरी का वो टोटल वोल्टेज जो वो ड्रॉप करा सके, तब जब सर्किट क्या होता है, ओपन। ओपन का सर्किट का मतलब होता है, अभी जैसे अगर आपको मैं एक सिंपल सी बात समझाऊं, अगर दो वायर्स बेटा आपस में कनेक्ट हों तो उनमें करंट फ्लो करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब होता है ऑन। लेकिन अगर इन्हीं वायर्स को मैं इस तरीके से अलग अलग कर दूं तो अभी सर्किट हो जाएगा ओपन, और ओपन सर्किट क्या रहेगा बेसिकली, क्या, ऑफ। ठीक है, तो ओपन सर्किट का मतलब होता है ऑफ और क्लोज सर्किट का मतलब होता है ऑन। तो अगर हम बैटरी को सर्किट में कनेक्ट करें तो ये क्लोज सर्किट हो जाता है। इस वक्त बैटरी यूज होना शुरू हो जाती है और बैटरी का यूज पोटेंशियल अनयूज में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी अनयूज पोटेंशियल यूज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वक्त पूरे सर्किट के अंदर हमें वोल्टेज मिलता है। लेकिन अगर हम बैटरी को सर्किट में कनेक्ट ही ना करें तो उस वक्त का सर्किट कहलाता है ओपन सर्किट। उस वक्त कोई करंट फ्लो नहीं करता और उस वक्त का जो पोटेंशियल है जी वो मैक्सिमम पोटेंशियल कहलाता है। उसी मैक्सिमम पोटेंशियल को हम ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली थोड़ा सा ओवरव्यू शुरू हो चुका है। अच्छा जी, तो अब जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो ये है कि भाई ईएमएफ तो चलो समझ में आ गया, इस तरह से होता है, यूनिट भी पता लग गया, सिंबल ही पता लग गया। ईएमएफ को आप मेजर कैसे करोगे? तो ईएमएफ को मेजर करने के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम होता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि यूज की जाती है ईएमएफ को मेजर करने के लिए। अच्छा, अब पोटेंशियोमीटर होता क्या है? पोटेंशियोमीटर एक तरह की डिवाइस होती है जिसके अंदर रेजिस्टेंस को काफी ज्यादा रखा जाता है। रेजिस्टेंस को ज्यादा रखने से होता ही है, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होती है तो करंट बहुत कम हो जाता है। इतना कम हो जाता है कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाता है। अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाना चाहता हूँ। जब करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो लॉसेस कहाँ से ट्रांसफर होंगे, लॉसेस कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, और वोल्टेज जो है मैक्सिमम रहेगा। और उसी मैक्सिमम वोल्टेज को हम लोग विदाउट एनी लॉसेस के इंक्लूड कर देंगे, या नाम दे देंगे किसका, ईएमएफ का। तो ये बात आपको बेटा दिमाग में बिठानी होगी। जब भी आपसे एक सवाल है कि भैया ईएमएफ किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, तो याद रखिएगा ईएमएफ को मेजर करने की एक डिवाइस है जिसका नाम जो है बेसिकली है क्या जी, आपके पास पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ओवरव्यू हो गया हमारे पास किसका बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। तो जब भी अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई कोई ऐसा पोटेंशियल जो मैक्सिमम हो, जो कि एनर्जी हो चार्ज को मूव करवाने की, नहीं, वो ईएमएफ है। और जब वो एनर्जी सर्किट के अंदर जाती है और डिवाइसेस को ऑन करती है, तो उस एनर्जी में से एक डिवाइस ने अपने लिए कितना हिस्सा एक्सट्रैक्ट किया है, वो जो है बेसिकली आपके पास कहलाता है बेटा यहाँ पर क्या कहना चाहिए, वो कहलाता है बेसिकली आपके पास वोल्टेज। ठीक है जी, तो इस तरीके से सारे जो है काम किए जाते हैं और डिस्कशन यहाँ पर जो है आगे अब चलना शुरू होती है। खैर, अब आप जो है एक डायग्राम देखें। तो ये है जी वो डायग्राम जो कि मैंने यहाँ बनाई थी, मैंने उसको दोबारा से यहाँ पे जो है इनकॉर्पोरेट किया। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें, ये तो है आउटसाइड रेजिस्टेंस। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को हम लोग नाम दे देते हैं बेटा किसका, कैपिटल आर का। अच्छा, ये है बैटरी। इस बैटरी के अंदर एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने की पावर है, तो इसको हम लोग कहेंगे बेसिकली क्या जी, आपके पास ईएमएफ। अच्छा, इस बैटरी के अंदर ये छोटी सी रेजिस्टेंस है, ये कहलाती है स्मॉल आर। इसका नाम होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ से आती है? तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस बेसिकली वो रेजिस्टेंस होती है बेटा जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डला होता है, उसकी वजह से ये रेजिस्टेंस जो है क्रिएट होती है। अब देखें, यहाँ से जो एनर्जी आएगी वो चार्ज को बेसिकली जो है मूव करवाएगी, सॉरी करंट को मूव करवाएगी। जब वो करंट यहाँ पर आएगा तो अपनी कुछ एनर्जी ड्रॉप करेगा, और जितनी एनर्जी उसने यहाँ पर ड्रॉप करी वो कहलाएगा वोल्टेज। बस वोल्टेज का पूरा नाम लिखा है, ऐसे कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज मतलब जो बैटरी के टर्मिनल से बाहर हो। ठीक है, तो ये पूरा सर्किट जो है वो यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। अब मैं इन सबको डिफाइन कर देता हूँ। ये जीटा जो है जी, तो आप लोग पहले से जानते हैं, इसका नाम होता है आपके पास क्या, ईएमएफ। ये जो स्मॉल आर होता है बेटा, ये होती है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और अल्लाह अल्लाह करे, ये जो कैपिटल आर है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या इसका नाम होता है लोड। जैसे कहते हैं ना जनरेटर ऑन होते हुए कि इतना लोड मत डालो, तो असल में वो डिवाइसेस की रेजिस्टेंस होती है। और ये जो वीटी है होता है वोल्टेज ही है, बस ये वोल्टेज का पूरा नाम है। इसे हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, तो ये आपके पास ये पूरा जो है काम यहाँ पे किया जाता है। अब बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है उसको हमने इसमें इसलिए इंक्लूड किया ताकि हमारे पास जो है इसकी और इसकी वैल्यू कभी भी सेम ना है। ये मैक्सिमम एनर्जी होती है, लेकिन जो इसके यूज होने के बाद इस एनर्जी में हमेशा डिक्रीमेंट आता है।
ऐसा होता है बेटा इस वजह से क्योंकि बैटरी के अंदर भी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होती है जो उसकी एनर्जी को रिड्यूस कर देती है, और जब वो डिवाइस तक जाता है तो वो और रिड्यूस हो जाता है। तो बैटरी के अंदर कोई मसला नहीं होता, लेकिन बैटरी के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो मसला क्रिएट करते हैं। वो मसला आता किस वजह से है? इस छोटी सी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। बहुत कम होती है लेकिन फिर भी कतरा कतरा दरिया बनता है, तो ये बहुत कम चीज़ मिलकर एक बहुत बड़ा जो है लॉस क्रिएट करती है। खैर आए जब इसका जो है फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला कैसे डिस्कस करेंगे जी? आप एक बात समझें, पूरा का पूरा सर्किट जो है बेटा इस वक्त किस में लगा भाई? पूरा का पूरा सर्किट लगा हुआ है जी सीरीज में। तो आए अब जरा इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई हम लोग पुरानी वीडियो में पढ़ के आ चुके हैं, जब सीरीज सर्किट होता था करंट सेम रहता है, तो जितना करंट इस रेजिस्टर के पास होगा उतना ही करंट इस रेजिस्टर के पास भी होगा। अच्छा, लेकिन दोनों का वोल्टेज डिफरेंट होगा और वो टोटल वोल्टेज बराबर होगा किसके? जीटा के। तो मैं कह सकता हूँ इस डायग्राम में जो वोल्टेज है वो दो जगह टूट रहा है, एक टूट रहा है इंटरनल, दूसरा टूट रहा है एक्सटर्नल। तो बेटा जो इंटरनल वोल्टेज है उसको हम VI इन कह देते हैं और जो एक्सटर्नल है उसे हम कह देते हैं टर्मिनल के बराबर। ठीक है जी। अच्छा, ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल्स टू I इंटू R। तो अब देखें जीटा ऐसे आ जाएगा। इंटरनल वोल्टेज की जगह लिखें तो इंटरनल में करंट तो I होगा लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगी? स्मॉल r। तो ये बन जाएगा I इंटू छोटा वाला r। और जो टर्मिनल है उसमें करंट तो I होगा लेकिन रेजिस्टेंस कौन सी होगी? कैपिटल R। तो ये बन जाएगा I इंटू कैपिटल R। अब I कॉमन निकाल लीजिए, तो जैसे ही आप यहाँ से कॉमन निकालेंगे बन जाएगा I प्लस कैपिटल R। तो आप देख सकते हैं ये टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल करंट है, तो टोटल वोल्टेज आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये आ गया जी आपके पास एक पहला फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे पढ़ना है और डिस्कस करना है। खैर अब जरा इस फॉर्मूले को दोबारा से लिखते हैं। पहले मैंने फॉर्मूला जीटा के लिए लिखा था, अब इसको मैं टर्मिनल के लिए लिखता हूँ। तो अगर मैं इसको टर्मिनल के लिए लिखूँ तो ये प्लस उधर जाए क्या हो जाएगा? माइनस। टर्मिनल वोल्टेज बराबर था जी जीटा माइनस V इंटरनल के। जीटा ऐसे आ गया, इंटरनल की जगह आएगा I इंटू स्मॉल r, तो बन जाएगा I इंटू स्मॉल r। ये है टर्मिनल वोल्टेज। अब बेटा अगर आप इसको पढ़ें तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जो टर्मिनल वोल्टेज है ये तब आता है जब EMF में से ये इंटरनल का फैक्टर माइनस हो जाता है। तो इसका मतलब पता चला इसकी वैल्यू इससे हमेशा कम मिलेगी आपको। मैंने आपसे कहा था ना कि बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के जो वोल्टेज है उसको गिराती है, वीक करती है। जैसे आपने कोई बैटरी मार्केट से लेके आया, भले आप उसको फौरन यूज़ ना करें, 2-3 महीने बाद यूज़ करें, लेकिन जब आप उसको यूज़ करेंगे तो वो थोड़ी सी वीक हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ही जो छोटी सी रेजिस्टेंस है वो उसकी एनर्जी को वेस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो इस वक्त आपकी जो बैटरी है बेटा वो हो रही है लॉस, या मैं कह सकता हूँ इस वक्त आपकी बैटरी हो रही है डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये पोटेंशियल कम हो रहा है। लेकिन अगर कोई मुझसे बोले कि सर मैं चाहता हूँ कि मेरी बैटरी चार्ज हो जाए, तो भाई देखिए चार्ज करने का बड़ा सिंपल तरीका है। चार्ज करने के लिए इस वक्त हो क्या रहा है, ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे, तो करंट अंदर से बाहर आ रहा है। अगर आप इसको हाई कर दें तो करंट यहाँ से अंदर चला जाएगा, और इसको हाई करने के लिए आपको यहाँ पे चार्जर लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप चार्जर लगाएंगे, चार्जर इतना ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू देगा कि वो इसको कंपनसेट कर देगा। और इसको कंपनसेट करने के बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 10 है और ये 1 है। ठीक है, अब होगा कुछ इस तरीके से बेटा, इस 10 में से 1 माइनस होगा तो आएगा कितना? 9। अच्छा, अगर मैं यहाँ से अल्लाह को भला करे 9 के बजाय दे दूँ, सॉरी जो 10 था उसके बजाय दे दूँ 11, तो देखें 11 जब आएगा तो 11 में से 1 हो जाएगा कम। ठीक है, तो बचेगा कितना? 10। ठीक है, सॉरी मैं दे दूँ 12 में से 1 हो जाएगा कम, बचेगा कितना? 11 10 से ज़्यादा, तो अब करंट अंदर से बाहर नहीं आएगा बल्कि बाहर से अंदर जाएगा। इस तरीके से काम है। तो उसको करने का बड़ा आसान सा तरीका, अगर कोई आपसे बोले, तो मैंने आपको समझाने की नहीं बताया था कि असल में चार्जर्स में होता क्या है, लेकिन अगर आप मुझसे नॉर्मली पूछें तो बेटा इस फॉर्मूले को अगर मैं डायरेक्टली यूँ लिख दूँ तो वो जो 12 मैंने लॉजिकली निकाला था ना, आप डायरेक्टली इससे निकाल सकते। अब देखें इसमें मैंने प्लस लगा दी तो अब इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा आएगी। तो इस वक्त जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है जी वो बढ़ गया है किससे? आपके EMF से, और इस वक्त बैटरी क्या हो रही है? चार्ज हो रही है। ठीक बात है। चलें एक कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन ये है कि अगर आपका सर्किट हो जाए ओपन, जैसे मैंने आपको EMF सिखाया था, ओपन सर्किट का मतलब होता है वायर्स अलग अलग हैं। वायर्स अलग अलग हों तो करंट हो जाता है 0। कोई भी इक्वेशन उठा लीजिए, जब करंट को जीरो करेंगे तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो VT बराबर आ जाएगा किसके? जीटा के। और ये वो कंडीशन है जब टर्मिनल वोल्टेज बराबर होता है EMF के, और इस वक्त बैटरी के अंदर कोई लॉसेज इंक्लूड नहीं होते। और यही वो कंडीशन है जब बैटरी क्या सप्लाई कर रही होती है जी? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक बात है।
तभी मैंने यहाँ पे आपसे कहा था कि जो पोटेंशियोमीटर है जी वो ऐसी डिवाइस है जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा करके करंट को अप्रॉक्सीमेटली जीरो करते हैं, ताकि उसका जो वोल्टेज है वो लॉस्ट ना हो, वो वोल्टेज तकरीबन बराबर हो जाए बेटा किसके, आपके ईएमएफ के। ठीक है, तो ये जी बेसिकली एक ओवरव्यू हो गया किसके हवाले से ईएमएफ के हवाले से। अब आए जरा देखते हैं इससे कुछ न्यूमेरिकल्स। अच्छा जी, ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल है बेटा। अब इस न्यूमेरिकल को अगर हम लोग देखें तो ये न्यूमेरिकल हमसे कुछ ये कह रहा है कि एक बैटरी है 12 वोल्ट की, तो बेटा ये तो ईएमएफ हो जाएगा। ठीक है, इज कनेक्टेड विद अ 5 ओम लोड। अब व्हेन इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम, आप देख सकते हैं इंटरनल लोड से कम आई है। फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज व्हेन सर्किट इज डिस्चार्जिंग, चार्जिंग एंड सर्किट इज ओपन। अब हमें 3 वोल्टेजेस निकालने हैं जी, जिसमें एक में सर्किट डिस्चार्ज होगा, दूसरे में चार्ज होगा, तीसरे में ओपन होगा। तो देखें तीसरे का तो आंसर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ओपन सर्किट में करंट होता नहीं है और टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर आता है। तो ईएमएफ था 12, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो 12 आएगा। ये ऑप्टिमम कंडीशन है जब बैटरी कुछ नहीं कर रही होती। लेकिन बेटा अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो तो फॉर्मूला होता था जीटा माइनस आई इंटू आर। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे आए जरा देखते हैं जी इसको। अब देखें जीटा तो मुझे पता है 12 है, सही है, इंटरनल मुझे पता है 1 है। जो चीज़ मुझे नहीं पता बेटा वो आई है, तो इस आई को निकालने के लिए भाई काम करना पड़ेगा। अब देखें हमें पता है कि यहाँ पे जीटा कितना है। आपको मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था, जीटा इज इक्वल्स टू आई इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। जीटा न्यूमेरिकल में गिवन है 12, आई निकालना है, स्मॉल आर है 1, यह है 5 प्लस 1 6, और 6 को इससे कैंसिल करो तो बन जाएगा 2। तो करंट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 एम्पियर। बस हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व। वैल्यूज प्लग इन कर दें। तो अब अगर मैं टर्मिनल वोल्टेज को निकालूं तो ये बन जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 1, 2 1 ज़ा 2, और 12 माइनस 2 आंसर आ जाएगा 10। तो आप देख सकते हैं टर्मिनल जो है कम आया, तो इसका मतलब इस वक्त सर्किट डिस्चार्ज हो रहा है। और अब अगर हम उससे बोलेंगे बेटा चार्ज की नहीं क्या होगा, तो आंसर आ जाएगा जीटा प्लस आई इंटू आर। ये आ जाएगा 12 प्लस 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 14। ठीक है, वही लॉस कंपनसेट हो गया। तो अब जो होगा क्या जी, इसमें से ये जो 2 है ये इसमें से 2 को कम कर देगा और ये 12 बन जाएगा। और 12 बनने के बाद भी जो है चार्ज कर सकेगा बैटरी। तो ये ज़्यादा आ रहा है तो ये चार्जिंग है, ये कम आ रहा था ये डिस्चार्जिंग है, और इसमें कुछ नहीं आ रहा, ये बिल्कुल इक्वल आ रहा, तो ये बेसिकली है ऑप्टिमम वोल्टेज। ठीक है, तो आप लोग जो है इस न्यूमेरिकल को कॉपी करें। इस तरीके से आपके पास जो है ईएमएफ के न्यूमेरिकल है वो सॉल्व किए जाते हैं। आप उसको लिखें। अच्छा, ये जो न्यूमेरिकल है ये थोड़ा सा टिपिकल है और ये पासवर्ड का न्यूमेरिकल है। आए ज़रा देखते हैं है क्या। A battery has EMF of zeta when it is connected across 4 ohm, 2 ampere current will flow. But when it is connected across 2 ohm, 3 ampere will flow. Find EMF. कहने का मकसद कुछ ये बेटा कि एक बैटरी है, जब उसको 4 ohms के साथ लगाओ तो करंट इतना आता है, लेकिन जब 2 ohm के साथ लगाओ तो करंट इतना होता है, और आपको निकालना है उसका EMF। अब देखिए EMF को निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, आपको इंटरनल पता हो एक्सटर्नल पता हो। एक्सटर्नल तो हमें गिवन है, हमें इंटरनल नहीं गिवन। तो अब हम करते क्या हैं, अब देखिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। बैटरी को हमने अलग अलग रेजिस्टेंसेस के साथ कनेक्ट किया है, पहले 4 के साथ, फिर 2 के साथ, तो अलग अलग करंट आ रहा है, लेकिन बैटरी तो एक है। तो मैं कहता हूँ कि बैटरी का जो शुरू का EMF है और जो बाद का EMF है वो तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, बस उसकी रेजिस्टेंसेस और करंट बदल जाएंगे। खैर, EMF के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, आई आर प्लस आर, आई आर प्लस आर। अब देखें इंटरनल तो सेम रहेगी क्योंकि इसका ताल्लुक तो बैटरी से, बैटरी तो बदल नहीं रही, लेकिन करंट और रेजिस्टेंस बदल रहा है। तो इनिशियल है तो इनिशियल, फाइनल है तो फाइनल। इनिशियल करंट कितना है बेटा 2, ये आ गया आर। इनिशियल रेजिस्टेंस कितनी थी 4। इनिशियल करंट कितना था दूसरा, फाइनल करंट कितना था 3, ये तो आर ही रहेगा। और रेजिस्टेंस कितनी थी 2। 2R को सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 2R, 2 4 ज़ा 8। इसको सॉल्व करें तो बन जाएगा 3R, ये बन जाएगा 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अब देखें आप 6 को इस तरफ ले आए और इस 2R को इस तरफ ले जाए तो ये बन जाएगा 8 माइनस 6, ये बन जाएगा 3R माइनस 2R। 8 में से 2 का बचा 2, 3 में से 2 का बचा R। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 2 ओम। बस ये समझ में आया कि बैटरी सेम होने की वजह से मैंने दोनों कंडीशंस का EMF इक्वेट करके उसका आंसर निकाला। अब क्या करना है, अब आपकी मर्जी है, अब आप चाहे इसमें पुट कर दें चाहे इसमें पुट कर दें, आंसर सेम ही आएगा EMF का। जीटा 1 में पुट करें तो ये बन जाएगा I1 स्मॉल r इंटू R1
I1 कितना था जी 2, स्मॉल आर आपने अभी निकाला कितना आया 2, ये कितना था 4 प्लस 2 6, 6 2 12। तो बैटरी का जो EMF है वो आ गया कितने वोल्ट 12 वोल्ट। आए जरा दूसरे से भी करके देखते हैं, ऐसा तो नहीं कि दूसरे से कुछ और आंसर आ जाए। ये बन जाएगा I2 स्मॉल आर प्लस R2, ये था 3, ये आया 2 और ये था बेसिकली क्या आपके पास 2 2 2 4 4 3 12। आंसर दोबारा सेम आ गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से जी ये सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो यहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं। और यहाँ पर आते आते बेटा ये मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवाए इसके EMF के। बाकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं वो हमने जो है लेक्चर में इंक्लूड किए हैं कि इसको कैसे मेजर करते हैं, क्या होता है, वो जब आपको जो वर्कशीट ग्रुप में मिलेगी आप उसमें देखिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।